मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे मौर्य वंश पर विस्तार से चर्चा की है। उसमें मैंने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में विस्तार से आपको बताया है। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो मौर्योत्तर काल पर चर्चा करूंगा। ये हमारी चर्चा बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में होगी और मैं आपको लिए चलता हूं इस मौर्योत्तर काल के दौर में आपके चहेते प्लेटफॉर्म इस पढ़ाई की पंचायत पर। और आज का मेरा टॉपिक है वो है आपके मौर्योत्तर काल। ये हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। ये मौर्योत्तर काल में जो हमारी चर्चा होगी वो शुंग वंश पर, कण्व वंश पर और सातवाहन वंश पर। यानी आज का भी जो हमारा सेशन है, कल के वीडियो की तरह आज भी सेशन रहेगा हमारे 3 भागों में। यानी पहले भाग में रहेगा शुंग वंश, दूसरे भाग में रहेगा कण्व वंश और तीसरे में आंध्र सातवाहन। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। इसमें मैं चर्चा करूं उससे पहले सब लोग आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय से। आखिर ये मौर्योत्तर काल में हम लोग कहां बात कर रहे हैं? तो जैसा आप जानते हो मौर्यों को यहां से जो मौर्य हैं, इन मौर्यों को मध्य में माना जाता है। मौर्यों को जो मौर्य काल है ये वाला, इस मौर्य काल से पहले हम 3 राजवंशों को पढ़ते हैं और मौर्यों के बाद हम 3 राजवंशों को पढ़ते हैं। तो मौर्यों से पहले कौन कौन से वो काल हैं, थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पर एक मैंने पीछे आपको कराया है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण। ये एक कराया मैंने आपको हर्यक वंश, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। यहां से हर्यक वंश को थोड़ा मैं पुरानी बातों ताजा कर रहा हूं। इसके बाद हर्यक के बाद कराया है मैंने आपको यहाँ पर शिशुनाग वंश। ये कराया है मैंने आपको शिशुनाग वंश, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ से शिशुनाग को, ये हमारे लिए बड़ा खास था। इसके बाद हमने चर्चा करी आपके नंद वंश पर। यहाँ पर नंद वंश पर हमने चर्चा की। यहाँ पर ऐसे ही मौर्य काल के बाद हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो पहले बात करेंगे आपके यहाँ पर शुंग वंश पर। ये आपके लिए बहुत विशेष चर्चा है। आपके यहाँ पर हमारी चर्चा रहेगी। यहाँ पर ये पहले बात करूंगा आपसे यहाँ पर शुंग वंश पर, ये हमारी चर्चा रहेगी। शुंग के बाद तुरंत चर्चा करूंगा मैं आपके कण्व वंश पर, कण्व वंश पर, ये हमारी चर्चा रहेगी। और पुनः इसके बाद सातवाहन वंश पर यहां मेरी चर्चा आपसे जारी रहेगी। आपने देख लिया होगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ? ये मौर्य काल बीच में आ गया हम यहाँ से। यानी मौर्य से पहले मौर्य पूर्व और मौर्य के बाद मौर्योत्तर। यानी कि मौर्य से पहले कौन कौन आए? तो मगध पर, ये जो केंद्र में है हमारा, ये पावर है, ये सेंटर हमारा ये मगध है। यानी कि मगध साम्राज्य है हमारे यहाँ पर। मैंने पीछे ही बताया, मगध में सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है यहाँ से। उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा, देन ये नंद वंश आएगा। और मौर्य काल आपके यहाँ आएगा। मौर्य काल के बाद ये शुंग वंश आएगा, फिर कण्व वंश आएगा, फिर सातवाहन, ये मौर्योत्तर है। तो ये वाला काल है ये मौर्य पूर्व कहलाता है, मौर्य पूर्व वाला कहलाता है। यहाँ पर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मौर्य पूर्व यहाँ से। और ये वाला कहलाएगा मौर्य उत्तर कहलाएगा। उत्तर माने मौर्योत्तर, यानी कि बाद वाले। ये मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताया यहाँ से, इसको आप लोग याद कर लेंगे ताकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि भाई आखिर मौर्यों से पहले कौन कौन रहा है, इसको आप बताने में आप कामयाब रहे। यहाँ पर ये वंश दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि मौर्यों के बाद मगध पर शासन किसने किया है, तो आपका सीधा उत्तर होगा शुंग वंश ने किया है। और अगर आएगा मौर्यों से पूर्व, यानी मौर्य किसके स्थान पर आए, तो आप बताएंगे मौर्य नंदों के स्थान पर आए। ये 2 प्रश्न मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए। हमारे एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के सेशन में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके शुंग वंश पर, जो मौर्यों के बाद स्थापित होने वाला यानी मगध पर अधिकार करने वाला पहला राजवंश है। क्योंकि शुंग वंश का जो इतिहास है, जहां शुरुआत होती है वो यहां से होती है आपके। ये पुनः आपका बहुत स्वागत सभी विद्यार्थी गणों का। ये जो सामने आपको पिक दिखाई दे रही है, ये आपके शुंग वंश, चूंकि मेरी चर्चा यहां पर होगी आपसे शुंग वंश। पहली बात तो यह है शुंग वंश किस प्रकार का वंश है, तो इसको आप जान लेंगे। ये एक ब्राह्मण वंशी वंश है। कैसा वंश है? ये एक ब्राह्मण वंशी वंश है। पहली बात तो यहां शुरुआत होगी, ये ब्राह्मण वंशी वंश है। दूसरा मामला यहाँ पर कि इसका संस्थापक कौन है, ये वाला विषय बनेगा। इसका फाउंडर कौन है, तो आप बताएंगे इसका संस्थापक और कोई नहीं बल्कि पुष्यमित्र शुंग है। यहां पर मेरी आपसे चर्चा रहेगी पुष्यमित्र शुंग पर, ये वाला। इसको मैं आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। इसे मैं बार बार पीएमएस कहता हूं। पीएमएस का मेरा समीकरण यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग से, पी का समीकरण मेरा पुष्य से है, एम का मेरा मित्र से और एस का मतलब शुंग से है। यानी कि मैं जो बात कर रहा हूं ये पुष्यमित्र शुंग आपको दिखाई दे रहे हैं आपके,
ये बहुत महानतम घोड़े पर सवार है आपके। ये इनकी एक मूर्ति बनी हुई है जो प्राचीन कला की बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है। पुष्यमित्र शुंग इज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ये शुंग वंश का संस्थापक है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, इन्होंने 185 यहाँ 185 ईसा पूर्व में, यहां आप देखेंगे 185 ईसा पूर्व में यहां से स्टार्टिंग होती है आपके। यहां पर इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक, जहां मैं कल क्लास छोड़ी है वहीं से बात हमारी जारी रहेगी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ये अंतिम शासक है। बृहद्रथ की हत्या की है इन्होंने, और हत्या करके एक नए राजवंश के तौर पर शुंग वंश की स्थापना की है। हम लोग यहां से जो चर्चा जारी करें, शुंग वंश की स्थापना की, जो मैंने आपको आते ही बताया कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे वो कौन है? पीएमएस है। कौन है वो? पुष्यमित्र शुंग है, जो कि एक ब्राह्मण है। हमारे एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये एसएससी जीडी क्लास है और एसएससी जीडी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ज्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। लेकिन इनको भी हम बिना चर्चा किए छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके सिलेबस में इन सबको दिया हुआ है, इसलिए इन पर भी चर्चा करना लाजमी है और चर्चा हम करेंगे जरूर यहां से, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। यहां पुष्यमित्र शुंग की स्थापना हुई, तो पुष्यमित्र शुंग ने यहां पर ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो अपना साम्राज्य का विस्तार किया है, इन्होंने प्रारंभिक, इनकी जो राजधानी है प्रारंभिक शुंगों की जो प्रारंभिक राजधानी, एक क्वेश्चन यहीं से आया है कि शुंगों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही है, तो आपका उत्तर होगा शुंगों की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र है। ये शुंगों की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र है, यहां से इंपोर्टेंट कर लेंगे। लेकिन बाद वाले दिनों में शुंगों की राजधानी है, बाद वाले दिनों में इसकी जो इस राजवंश की राजधानी है, जो हमारे काम की बात है आपके, वो राजधानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी किसी भी सत्ता का मूल केंद्र होती है। वो राजधानी बनी विदिशा। ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये विद्यार्थी को कम मालूम होगा, इसको बेस नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बेस नगर का बड़ा तगड़ा ताल्लुकात है यहाँ से। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से बड़ी महत्वपूर्ण, यानी ये बाद वाले दिनों में, यहां पर बाद वाले दिनों में शुंगों ने कौन सी राजधानी बनाई है? विदिशा बनाई है, जिसे बेस नगर भी कहा जाता है। शुरुआत में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। मगध मतलब आज का जो बिहार वाला क्षेत्र है, झारखंड वाला क्षेत्र है, उसे हम मगध कह सकते हैं। जो पीएमएस है, इसको इस वंश का मैंने बताया महानतम शासक कहा जाता है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसने अश्वमेध यज्ञ का 2 अश्वमेध, काम की बात है 2 अश्वमेध, ये 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। ये इनकी बड़ी ख्याति लब्धि, 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। और ये अश्वमेध यज्ञ कराने वाले कौन है? इनके पुरोहित थे, राज पुरोहित। कौन? राज पुरोहित हैं। और आपके मस्तक शायद नाम आ गया हो, इन राज पुरोहित का नाम क्या है? इनका नाम है आपके पतंजलि। क्या नाम है? इनका नाम पतंजलि है। पतंजलि महर्षि ने इनके लिए कितने कराए? 2 अश्वमेध कराए। तो क्वेश्चन आएगा 2 अश्वमेध या किसने करवाए? तो आप बताएंगे पीएमएस ने। किसने करवाए? पुष्यमित्र शुंग ने करवाए। मेरा आपसे प्रश्न भी है, कमेंट बॉक्स में लिख के तेजी से बताएंगे, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तेजी से लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि सातवाहनों की राजधानी कौन सी रही, इसको लिख के बताइए। तब तक मेरी चर्चा जारी है, आप सर्च करते रहिए। और मैं बताऊंगा आपको यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ किया, इस अश्वमेध यज्ञ का नेतृत्व किया है ऋषि पतंजलि ने, जो कि इनके राज पुरोहित हुआ करते थे। और इन्हीं पतंजलि किताब है एक महाभाष्य, कौन सी है? महाभाष्य नाम से, महाभाष्य नाम से यहाँ पर ये एक बड़ी फेमस किताब है। इस किताब में मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे, इस किताब में मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए, इसमें मेरी चर्चा आगे भी रहेगी आपसे। ये जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, इसके लिए एक घोड़ा छोड़ा गया यहां से। ये घोड़ा छोड़ा गया, आपको दिखाई दे रहा है आपके यहां से, ये घोड़ा छोड़ा गया आपके। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा आगे चलता है, पीछे पूरी सेना चलती है। यानी कि इस घोड़े को, ये घोड़ा जहां जहां से गुजरेगा वो क्षेत्र उस शासक का मान लिया जाएगा। और इस घोड़ा को जिसने रोका, इसका मतलब उस शासक से उसका युद्ध होने वाला है, और युद्ध में पराजित कर देंगे तो वो क्षेत्र आपका हो जाएगा। और नहीं पराजित कर पाते तो आपकी सीमाएं वहीं तक हो जाएंगी जहां आपका घोड़ा ठहर चुका है, रुक चुका है। ये अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से, मैं एक लाइन में अगर बताऊं इसको, तो ये एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन था। क्या था? ये शक्ति प्रदर्शन था। यहां से एक लाइन में बता दिया मैंने आपको, शक्ति प्रदर्शन था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। क्या के लिए? अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। यानी कि ये कहीं ना कहीं
प्रतीकात्मक था। इसके माध्यम से जो राजा थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और इसी को यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता। तो पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए तो अभी बताया पीछे मैंने, 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इनका नेतृत्व जो किया वो किसने किया? आपके पतंजलि ऋषि ने किया, जो उनके राजपुरोहित हुआ करते थे। इस क्रम में जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए जानकारी के लिए, जो पीएमएस है, पीएमएस को ऐसा कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग को कि इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने नष्ट कर दिया। ऐसा लोग कहते हैं इसने उन्हें तहस नहस कर दिया क्योंकि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसके बारे में कहा जाता है इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया, ऐसी मान्यता कही आती है। और इस बात का उल्लेख कहां से मिलता है? तो एक ग्रंथ है दिव्यावदान, दिव्यावदान नामक पुस्तक है। इसमें कहा गया है कि ये बौद्ध विरोधी है, तो ये ब्राह्मणों का संरक्षक है। इस पुस्तक से पुष्टि होती है कि इसने 84,000, यहाँ पर 84,000 है, 84,000 जो कि अशोक द्वारा बनवाए गए थे, 84,000 बौद्ध स्तूपों को किसने नष्ट किया है? पुष्यमित्र शुंग ने किया है। और कहा जाता है ये आपके बौद्ध विरोधी था और ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। यानी कि ब्राह्मण धर्म का मतलब यहाँ पर विष्णु की पूजा से और अन्य देवता जो आपके शिव हैं या अन्य, इनसे मेरा, ये जो इसने एक बात कही जाती है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसने सांची के स्तूप की रेलिंग, ये दिखाई दे रही है आपको, सांची के स्तूप, ये थोड़ा कथन थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सांची के स्तूप की वेदिका, जो काम की बात है, वेदिका, इस वेदिका को रेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रेलिंग कहा जाता है। आज की भाषा में हम अंग्रेजी में इसको रेलिंग कहेंगे और प्राचीन काल में इसको वेदिका कहा जाता है। यानी कि इसने सांची के स्तूप की वेदिका, ये बाहर दिखाई दे रही है आपको, इस स्तूप के, यानी जो स्तूप दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये एक बौद्ध स्तूप है। कैसा स्तूप है? ये बौद्ध स्तूप है। ये इस बौद्ध स्तूप के चारों ओर जो रेलिंग दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये रेलिंग दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इस रेलिंग का निर्माण करवाने वाला कौन था? ये आपके पीएमएस था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो इससे इस बात की मालूम पड़ती है कि ये भले ही बौद्ध विरोधी था, शायद ये कथन सत्य ना हो, लेकिन अगर आएगा तो इस पुस्तक के अनुसार, किस पुस्तक के अनुसार? ये बौद्ध पुस्तक है दिव्यावदान, जिसने कहा ये बौद्ध विरोधी था। इसने 84,000 स्तूप नष्ट किए जो कि अशोक ने बनवाए थे, लेकिन इसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भरूच के स्तूप का निर्माण हुआ है, भरूच ये मध्य प्रदेश में, ये और ये भी आपका जो सांची है ये भी आपके मध्य प्रदेश में, ये वाला भी, और जो भरूच का स्तूप है ये भी मध्य प्रदेश में। और इस स्तूप का निर्माण भी आपके शुंगों ने ही करवाया। आपके एग्जाम आएगा, शुंगों ने ही करवाया, यहां से शुंगों ने करवाया। यानी कि भरूच के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? तो आप बताएंगे शुंगों ने करवाया। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है यहाँ पर सभी विद्यार्थी गणों से, कि जो अमरावती का स्तूप है उस स्तूप की खोज किस वर्ष हुई? तेजी सर्च करिए और सर्च के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे तेजी से कि जो अमरावती स्तूप है उसकी खोज किस वर्ष हुई है। इस वीडियो के अंत में बता के जाऊंगा मैं कि अमरावती के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई। तेजी से सर्च करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उसका जो वर्ष है वो कौन सा खोजी वर्ष आपके। यहाँ इस क्रम में हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये शुंगों का क्या है? ये शुंगों का विस्तार है, साम्राज्य विस्तार है। इसका मतलब हुआ जो शुंगों का साम्राज्य विस्तार है, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। यानी कि जो मगध वाला पार्ट है ये शुंगा डायनेस्टी संपूर्ण फैला हुआ है। यानी शुंगों का क्षेत्र आपके ऐसे फैला हुआ है, ये भारत के मध्य भाग से होता हुआ, और आपके ये मगध वाला पार्ट, ये पूर्वांचल में ये मगध वाला पार्ट आपके यहाँ से, इसको आपके ये पाटलिपुत्र वाला पार्ट है। और आपके विदिशा जो इनकी बाद में राजधानी बनी, विदिशा आपके, जो मैंने आपसे अभी कहा, विदिशा इनकी महत्वपूर्ण राजधानी बनी यहाँ से, और यहां से होते हुए पूरा मध्य भारत को बड़ा कवर किया इन्होंने। और ये मथुरा वाला पार्ट भी इनके अधिकार क्षेत्र में था, किसके? शुंगों के। ये शुंग डायनेस्टी यानी कि ये शुंगों का साम्राज्य विस्तार है। इसको आप एक बार निगाह कर लेंगे और यहाँ देख लेंगे इसको। यहाँ से इस क्रम में बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जो आपका पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, जो पीएमएस का पुत्र है, वो पुत्र का नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र नाम है। और ये अग्निमित्र वही है जिसके बारे में उल्लेख आपके कालिदास ने किया। किसने किया है? कालिदास ने इसका उल्लेख किया है, कालिदास ने उल्लेख किया है। और कालिदास की उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है माल विकाग्नि मित्रम। माल विकाग्नि, ये रहा, माल विकाग्नि मित्रम उस पुस्तक का नाम है जिसमें इसका उल्लेख हुआ है। किसका आपके उल्लेख हुआ है? उल्लेख हुआ है आपके
इस अग्निमित्र नाम का शासक है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। इसका पुत्र था ये आपके, इसको आप देख लेंगे। इसमें मालविका नाम की राजकुमारी है, मालविका नाम की स्त्री है, जिससे अग्निमित्रम प्रेम करता है, इसका उल्लेख किया है यहां से। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैप के ऊपर, ये कोई साधारण पिलर नहीं है, ये आपका विदिशा में स्थित एक पिलर है, विदिशा में स्थित एक स्तंभ है। और इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ, ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये गरुड़ स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ कहते हैं। और ये स्तंभ किसका है? ये इसी वंश के, यानी कि शुंग वंश के, मैं यहां बताऊंगा आपको, शुंग वंश के 9वें शासक हैं। कौन से? शुंग वंश के 9वें, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, 9वें शासक हैं। और उस शासक का नाम है 9वें भागभद्र, ये नाम है भागभद्र, इसको आप याद कर लेंगे। शुंग वंश के 9वें शासक हैं, क्या नाम? भागभद्र। इन्हीं के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण एक यूनानी राजदूत आया था, और उस राजदूत का नाम है आपके हेलियोडोरस। ये यूनान का है हेलियोडोरस नाम का राजदूत आया था आपके। कौन है ये? एम्बेसडर है। कौन है ये? एम्बेसडर है। इसने विदिशा में, ये रहा विदिशा में, यानी बेस नगर में, जो इनकी राजधानी थी उस समय, आपके सांस्कृतिक राजधानी भी थी, बहुत बड़ा कला के केंद्र बन गई थी आपके। और विदिशा में एक स्तंभ लगाने की अनुमति मांगी। क्या मांगी? एक स्तंभ को लगवाने की अनुमति मांगी। इसी स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यहां से। यानी कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये विदिशा में स्थित, कहां स्थित है ये मैंने बताया आपको, ये विदिशा में स्थित, ये विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ है। इसका निर्माण किसने करवाया है? हेलियोडोरस ने। यानी कि जो हेलियोडोरस है, उसने क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई धर्म को त्याग करके कौन सा धर्म को अपना लिया? ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। यानी कि वो विष्णु का उपासक हो गया। ये भारत के हिंदू सनातन धर्म की ताकत थी, जिसने ईसाई धर्म को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया, और इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया। अगर नहीं अपनाता तो इसने विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति क्यों लगवाई, जो मैंने आपको अभी यहां पर इस पिक में दिखाई है। इसने इस स्तंभ में गरुड़ की आकृति का अंकन करवाया है, क्योंकि ये वो आकृति थी जो विष्णु का वाहन थी यहां पर। और ये स्तंभ किसने बनवाया, लगवाया है? हेलियोडोरस, जो कि आपका विदिशा में आया था। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए यहां से। इस क्रम में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण बात, कि इस वंश का जो अंतिम शासक है, मैं वहां पर आऊंगा आपको, इस वंश का जो अंतिम शासक है वो आपका कौन है? वो आपके देवभूति है। कौन है वो देवभूति है। यानी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। ये इस वंश का अंतिम शासक है। यहां पर किस वंश का? ये आपके कौन सा वंश है आपके? ये शुंग वंश है इसका। इस शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या ज्यों का त्यों उसी अंदाज में हुई जैसे कि शुंग वंश के शासक कौन? जो पुष्यमित्र शुंग है, उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की जो हत्या की है, ठीक उसी प्रकार से वासुदेव नाम के अमात्य ने, ये अमात्य आप जानते हैं, अमात्य सैनिक वर्ग भी करते थे और प्रशासन में भी रहते थे। वासुदेव ने इस देवभूति की हत्या कर दी। क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसने, वासुदेव ने कंड वंश की, यहां पर कंड वंश की नींव रखी आपके, और मगध पर अधिकार कर लिया। मगध पर अधिकार कर लिया यहां पर, और पाटलिपुत्र से शासन करने लगा। यहां से कौन? वासुदेव आपके लिए ये कंड वंश का संस्थापक है। और यह भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। क्या यह भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। कौन है ये शुंगों की तरह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। यानी इसने भी हिंदू धर्म के सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। क्या दिया इसने? हिंदू धर्म के सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है। और शुंगों का जो बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य नहीं है, शुंगों का क्षेत्र बहुत सीमित रहा। और मैं आपको एक पिक के माध्यम से दिखाऊंगा इसको। शुंगों का साम्राज्य वो यहां तक फैला हुआ है, ये रहा। केवल ये साम्राज्य मगध तक सीमित हो गया आपके, क्योंकि इस समय तमाम विदेशी शक्तियां भी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक आ चुकी थी। इन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। मौर्योत्तर काल में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए, उस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपसे शुंग वंश पर, कंड वंश पर और सातवाहन वंश पर चर्चा कर रहा हूं। यहां देखेंगे आप लोग, जो कंड वंश है, वो कंड वंश कहीं ना कहीं बहुत सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गया आपके यहां तक। यानी जो कंड वंश का विस्तार ज्यादा बड़े भूभाग पर नहीं रह सका। और इस वंश में ज्यादातर 4 शासकों के विषय में जानकारी मिलती है।
इसका संस्थापक कौन है? वासुदेव है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है आपके? इस वंश का जो अंतिम शासक है वो आपके यहाँ पर, उसका नाम है आपके यहाँ पर, ये कर्ण वंश का अंतिम शासक है आपके, उसका नाम है आपके सुशर्मा। सुशर्मा ये नाम है आपके, सुशर्मा, या इसी को आपके सुशर्मन भी कहते हैं, सुशर्मन भी कहते हैं। ये दो नाम है आपके, सुशर्मा या सुशर्मन कहते हैं। ये इस वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा, इसी को सुशर्मन भी बोलते हैं आपके। और कहीं ना कहीं इसी सुशर्मन को यहां पर जो मैंने दिखाया आपको, ये सुशर्मन इस वंश का अंतिम शासक, क्या ये अंतिम, अगर संस्थापक इसका वासुदेव है तो इसका अंतिम शासक कौन है आपके? अंतिम शासक इसका यहां पर लिख दिया मैंने, सुशर्मन है। हमारे एग्जाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन है और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन है। ये आपके शुंग वंश हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा, कर्ण वंश से भी ज्यादा। ये आपको दिखाई दे रहा है आपके, ये कोई सामान्य शासक नहीं है, ये वही शासक हैं, ये महंतम किस वंश के? सातवाहन वंश के। लेकिन मैं बताऊं आपको, सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करूं, ये बिल्कुल कण्व और शुंगों की तरह इन सातवाहनों ने भी ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया, ब्राह्मण धर्म के उत्थान यानी कि विकास के लिए कार्य किया इन्होंने भी आपके, सेम उसी प्रकार से जैसे शुंगों ने और कण्वों ने किया है। लेकिन आपको बताता हूं मैं, इस वंश के शासक है कौन? शिमुक, यहां से स्टार्ट होगा। शिमुक इस वंश के कौन है? संस्थापक है। ये शिमुक नाम के व्यक्ति हैं, ये इस वंश के संस्थापक। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि विस्तार वाली चर्चा मैं आपसे आगे अन्य वीडियो में करूंगा, लेकिन फिलहाल हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिमुक ने किसकी हत्या करी है? शिमुक ने सुशर्मा की हत्या की। किसकी की है? सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या की। और हत्या करने के बाद उसने एक सातवाहन वंश की तौर पर नई वंश की स्थापना की। यहां से ये जो दिखाई दे रहा है ये आपके शिमुक नहीं है, ये कौन है? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है। मैं इन पर आगे चर्चा करूंगा। गौतमी पुत्र को मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के सबसे महानतम शासकों में से एक रहे। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसीलिए मैंने इनको पहले लिया है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के महानतम शासकों में से एक रहे, जिन पर मैं चर्चा आपसे करूंगा इसी वीडियो में अभी कुछ ही पलों के बाद। यहां पर अगर इन्होंने, आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि सातवाहनों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई है? इन्हें कई बार आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा नहीं पता है, संक्षिप्त में इन्हें सातवाहन कहते हैं। इनकी जो राजधानी है जो हमारे एग्जाम पूछी जा सकती है कौन सी है? वो प्रतिष्ठान है। कौन सी है? प्रतिष्ठान को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और ये प्रतिष्ठान ये कहां? ये आपके आज के जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, ये गोदावरी नदी के तट पर। कहां पर? गोदावरी नदी के तट पर इसका स्थापना हुई। यानी ये महाराष्ट्र वाले पार्ट में, आंध्रा वाले पार्ट में ये स्थित था क्षेत्र आपके। यानी कि जो आपके जो सातवाहन है, सातवाहन वंश के शासक हैं, इनकी राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान को पैठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पैठन भी कहते हैं। कई बार आपके प्रतिष्ठान और पैठन एक ही बात है, इसको आप रट के जाएंगे। मैं एक बात करूंगा आपसे, यहां से जो सातवाहन डायनेस्टी है, आपको कहीं ना कहीं इसको देख करके लग गया होगा कि कितना बड़ा विशाल इनका एम्पायर है और ये कितने ताकतवर रहे होंगे, ये कितने ताकतवर रहे हैं आपके। इनका जो आपका यहां से इनका जो साम्राज्य दक्षिण से लेकर पूरा संपूर्ण दक्षिण भारत, यानी कि केवल ये गुजरात वाला पार्ट, ये सौराष्ट्र वाला पार्ट हटा दिया जाए आपके, और इधर ये कलिंगा वाला पार्ट हटा दिया जाए, पूरब वाला ये वाला पार्ट हटा दिया यहां से, और ये सौराष्ट्र वाला भाग, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो आपके इस समय जो जूनागढ़ शक वंश के शासक है, शकों के अधिकार में था। ये क्षेत्र जो दिखा दूं मैं आपको, ये वाला पार्ट शकों के अधिकार में इस समय शक वंश के शासक आ चुके थे, रुद्रदामन जैसे शासक थे यहाँ पर। और जो पूर्वी भाग है आपके, ये स्वतंत्र हुआ करता था इस समय आपके, इनके अधिकार में, सातवाहनों के अधिकार में ये पूरा क्षेत्र बना हुआ था। ये अर्ली सातवाहन डायनेस्टी है। इवन आपके ये जो पलेरू वाला पार्ट है, आंध्रा वाला पूरा पार्ट है, पूरा महाराष्ट्र है, ये पूरा भाग सातवाहनों का था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक है। तो इनका जो इनके यहाँ व्यवस्था है वो मात्र सत्तात्मक मानी जाती, मात्र सत्तात्मक। यहां मैंने आपको इसलिए लिखा है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था, यानी कि इस वंश के शासकों ने अपने नाम के पहले माताओं के नाम का प्रयोग किया है, माताओं के नाम का प्रयोग किया, माओं के नाम का प्रयोग किया है। ऐसी व्यवस्था हमें इससे पूर्व और कहीं नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद यदि कहीं पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही है तो वो सातवाहन शासक रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इस वंश का,
मैंने कहा महानतम शासक, मेरी चर्चा वहीं पर होगी, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर। किस पर? गौतमी पुत्र सातकर्णी पर। ये महानतम शासक है इस वंश का, सातकर्णी पर। और इसके बारे में आपको बता देता हूं, इस वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है, और इस वंश का वास्तविक संस्थापक है वो सातकर्णी प्रथम है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, सातकर्णी प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक, इसका नाम ये रहा, मैंने लिखाया नहीं है थोड़ा सा, सातकर्णी। मैंने कहा ये संक्षिप्त में क्लास चल रही है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो सातकर्णी प्रथम है ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है ये व्यक्ति आपके। और इस वंश का संस्थापक है वो आपके सिमुक है, मैंने पीछे लिख दिया आपको, ये वास्तविक संस्थापक है। और मैं ये बात कर रहा हूं वास्तविक क्यों? क्योंकि इनके समय में ही, सातकर्णी प्रथम के समय में ही इस वंश को एक नई पहचान मिली। लेकिन इस वंश के महंतम कौन है? महंतम जो है वो आपके, महंतम जो शासक हैं आपके वो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। इनके समय में कई महत्वपूर्ण अश्वमेध, कई यज्ञों का आयोजन हुआ और इन्होंने दक्षिण भारत में एक बड़े भाग में अपना विस्तार कर दिया, बड़े भाग में अपना विस्तार कर दिया। इसके लिए इन्हें जाना जाता है, विस्तार के लिए जाना जाता है इनको दक्षिणापथ भी कहा जाता है, दक्षिणापथ शासक, दक्षिणापथ शासक भी कहा, दक्षिणापथ पति शासक भी कहा जाता है। मतलब दक्षिण भारत के सबसे बड़े शासक, ताकतवर शासक कहलाते हैं आपके। और इन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्षिण में वो कार्य किए जो आज तक कोई नहीं कर पाए, इतने शक्तिशाली शासक थे। इनके बारे में एक बात और कही जाती है, इन्होंने बड़े पैमाने पर जो सिक्के जारी किए, ये संपूर्ण सातवाहनों के सिक्के हैं। तो एक क्वेश्चन आता है यहां से, सातवाहनों ने जो सिक्के चलाए हैं वो सिक्के किस प्रकार चलाए आपके? तो इन सिक्कों को आप नोट डाउन कर लेंगे यहां से। इनके सिक्के हैं ऐसे, वो चांदी के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, सोने के नहीं, चांदी के हैं। तांबे के सिक्के चलाए इन्होंने पीतल के सिक्के चलाए, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने टिन के सिक्के चलाए, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पोटीन के सिक्के चलाए, पोटीन धातु के, पोटीन एक धातु है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम आएगा, जो आपको नंबर दिला के जाएगा यहां से, वो आपका ये पॉइंट है, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। किसके चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। ये हमारे विद्यार्थी कम जानते हैं, शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए जो सातवाहन वंश के साथ दिखाई भी दे रहा है हमें आपके। ये कुछ इस प्रकार के सिक्के हैं आपके यहाँ पर, ये सिक्के आपके, ये तांबे जैसा सिक्का है, ये चांदी जैसा सिक्का है, ये पोटीन टिन जैसा सिक्का है, ये पोटीन जैसी कोई धातु है हमारे पास। और ये कुछ शीशे के सिक्के थे उस समय आपके। यानी शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है वो सातवाहनों को जाता है। हमारे एग्जाम में आएगा कि सातवाहनों ने सिक्के चलाए आपके, चाहे वो चांदी के रहे हो, सोने के सिक्के नहीं है इसमें, ये इन्होंने सिक्के चलाए आपके। रट के आना, सातवाहन वंश के शासकों ने किस धातु के सिक्के चलाए। इस क्रम में आप देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कि सातवाहनों को ये दिखाई दे रहा है, ये आपके अमरावती का स्तूप है। क्या ये अमरावती का स्तूप है। क्या ये अमरावती का स्तूप है? ये एक भारत में स्थित ये विशालकाय बौद्ध स्तूप है। कैसा है ये विशालकाय बौद्ध स्तूप है, भारत में स्थित आपके। और ये कहां स्थित है? ये आपके अमरावती में है। कहां ये वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, कहां पर? वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कौन से में? ये गुंटूर जिले में है। यहां पर मैंने अभी कहा ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये गुंटूर जिले में स्थित है। और क्या नाम है इसका? एक नाम है आपके अमरावती, मैंने ऊपर भी लिखा है आपके, अमरावती स्तूप है आपके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, गुंटूर जिले में। गोदावरी नदी यहीं से बह रही है आपके। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे, कि जो सातवाहन शासक हैं, उन सातवाहन शासकों की जो एक बड़ी विशेषता है वो ये है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों, जो मैं मूल बात करने वाला था, ब्राह्मणों ये रहा, और बौद्धों को, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को यहां पर भूमि दान दिया। क्या दिया? भूमि दान दिया, ये वाला। इस भूमि दान को देना कोई बुरी बात नहीं थी, भूमि दान दिया, लेकिन इन्होंने इस भूमि पर, ये भूमि दान कैसा है? ये कर मुक्त है। कैसा है? ये कर मुक्त भूमि दान है, यहां तक ठीक है आपके। लेकिन इन्होंने इस भूमि पर प्रशासनिक अधिकार भी छोड़ दिए, प्रशासनिक अधिकार भी छोड़ दिए। ये वाली बात थी मैंने आपके, इन्होंने इस भूमि पर प्रशासनिक अधिकार भी त्याग दिए। बस यहीं से कहीं ना कहीं भारत में सामंतवादी चरण आरंभ हो जाते हैं यहां से। यानी इन्होंने एक और तो भूमिदान दिया बड़े पैमाने, जो कर मुक्त है। कैसा है? जो कर मुक्त है, विदाउट टैक्स के, यानी कि आपको कर नहीं चुकाना है, इनको कर मुक्त है ये। दूसरा, ऐसी भूमि पर इन्होंने प्रशासनिक अधिकार भी सौंप दिया आपको, अर्थात इन क्षेत्रों पर आप प्रशासन भी कर सकते हैं। और यहीं से कहीं ना कहीं भारत में एक भारत में सामंतवादी व्यवस्था के चरण आरंभ हो गए यहां से। और जो केंद्रीय शासन है, लिख लेंगे इस बात को, जो केंद्रीय शासन है
वो शिथिल पड़ गया। कैसा पड़ गया? केंद्रीय शासन शिथिल पड़ गया, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बात बता रहा हूं आपको, जो बात करने वाला हूं, ये तो हो गई इनकी कर मुक्त व्यवस्था और जो भूमिदान दिए ना ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ये जो अमरावती का स्तूप है, ये कला का नायाब नमूना है। क्या है ये कला का नायाब नमूना है, कला का नायाब नमूना है, नायाब नमूना है ये वाला। और इस नमूने का जो हमारे यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए, ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये जो स्तूप दिखाई दे रहा है आपको, ये अमरावती क्षेत्र में है। और सातवाहनों ने इस स्तूप को बना करके एक नई पटकथा लिखी, जो भारत के लिए एक कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन गई। और ये अमरावती का स्तूप वर्तमान में आंध्र प्रदेश गुंटूर में स्थित है। मैंने जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, बड़ा महत्वपूर्ण, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपके अमरावती स्तूप है, इसकी खोज किसने की है? तो खोज किसने? कॉलिन, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, कॉलिन नाम है उनका, मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी। ये मैं आपको उत्तर देके जा रहा हूँ, कॉलिन मैकेंजी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात आपके, इसकी खोज कब हुई है? 17 यहाँ पर 1907 में, इस वर्ष इसकी खोज हुई है 1797 में यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण था, खोज का वर्ष है ये। और अंतिम लाइन में बताऊंगा आपको कि सातवाहनों की जो भाषा है, भाषा कैसी है, इन सातवाहनों ने कौन सी भाषा को अपनाया? तो इनकी भाषा यहाँ पर और इनकी लिपि, ये दो वर्ड, इनकी भाषा कैसी है और इनकी लिपि कैसी है, इन दोनों वर्डों को आप लोग याद कर लेंगे यहां से। तो इनकी भाषा है प्राकृत, कैसी भाषा है इनकी? प्राकृत भाषा है इनकी। और लिपि कैसी है इनकी? ब्राह्मी लिपि है, इसको आप याद कर लेंगे, ब्राह्मी लिपि है, इन दोनों वर्डों को याद कर लेंगे। और सातवाहन वंश के एक शासक हुए हैं आपके, उनका नाम है सातवाहन, एक बहुत फेमस शासक हुए हैं सातवाहन शासक, कई बार इनको पूछ सकता है आपके। और शासक का नाम है हॉल, क्या नाम है? ये हॉल नाम के शासक हैं। और इन हाल की एक पुस्तक है, उसका नाम है गाथा सप्तशती। क्या नाम है? गाथा सप्तशती, ये पुस्तक है आपके। और ये पुस्तक आपके ये रही, ये किसमें लिखी गई है आपके? ये प्राकृत भाषा में लिखी गई। क्या में लिखी गई है? ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है आपके, जो बहुत बहुत आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो आपको ये रहा, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक का राइटर कौन है? राइटर है ये सातवाहन शासक, क्या नाम है? हाल। क्या नाम है? हाल नाम है इनका, इन्होंने लिखी है। इनको पूरा याद कर लेंगे आपके। सातवाहन शासकों के बाद भारत में जो अन्य राजवंश आए, वाकाटक आया, गुप्त वंश आए, उन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एग्जाम वाली क्लास है, सब बच्चों को बता दीजिए कि आपके सिस्टमैटिक वे में SSGD क्लासें चल रही हैं। ये पूरा मटेरियल आपके अन्य एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जहां से आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।